हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ लाइक अबाउट माय इंटरव्यू सेक्शंस। सो जैसे लास्ट में मैंने आपको जो भी थी वेलकम किट दिखा दिया था टोटल। ठीक है, जो जो मेरे को मिला था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सबको शायद सेम ही मिलता है ना। तो मैं सोप्रा स्टीरिया में हूँ। और जैसे सोप्रा के दो सेक्शंस हैं, एक सोप्रा स्टीरिया और एक सोप्रा बैंकिंग। तो मैं सोप्रा स्टीरिया में एज अ जावा टेक्निकल लीड सेलेक्ट हुआ था। ओके। अब देखिए फ्रेशर लेवल्स पे और ऐसे हायर पोजीशन पे क्या पूछते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। बट जिस पोजीशन पे मैं सेलेक्ट हुआ हूँ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम मेरे से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, कितने इंटरव्यूज़ हुए थे, मैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट चलते हैं कि देखिए सबसे पहले अप्लाई कैसे किया था और क्या क्या प्रोसेस था, मैं आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू और naukri.com के थ्रू अप्लाई किया था वहाँ पर। ठीक है। और एज अ टेक्निकल लीड आई थिंक जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सपीरियंस की, वो आपको 6 to 8 years के अराउंड होनी चाहिए एज अ जावा डेवलपर। ओके। एंड जो मेरी टेक्निकल स्किल्स थी जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए चाहिए थी, वो थी स्प्रिंग में स्प्रिंग बूट एंड MVC एंड डेटा JPA, हाइबरनेट। ओके। एंड आपको थोड़ा बहुत जेनकिंस भी पता होना चाहिए। ठीक है। और या फिर इसके अलावा और भी कोई CI/CD टूल्स हो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी स्क्रम प्रोसेस होते हैं इन सब का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो आप वो पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। और वैसे वहाँ मल्टीपल पोजीशंस होती हैं एज अ टेक्निकली, तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप पूरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो सब चीज़ें पढ़ सकते हो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में। ओके। तो जो मेरे में रिक्वायरमेंट थी वो ये सब थी, स्प्रिंग रिलेटेड सब कुछ था। और हाइबरनेट डेटा JP ये सब भी कंप्लीट था। एंड साथ में आपको REST API कम्प्लीटली बनानी आनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली आपको स्क्रम प्रोसेस पूरा कम्प्लीटली आना चाहिए। ठीक है। ये सब था इतना। तो जब मैंने साइट से अप्लाई कर दिया था, तो अराउंड शायद 2 से 3 दिन बाद मेरे पास मेल आता है। ठीक है, इंटरव्यू सेक्शंस का। तो उसमें आपको रिप्लाई करना होता है कि हाँ आप अवेलेबल हो इंटरव्यूज़ के लिए। तो उसके बाद फिर HR का कॉल आता है, या फिर जो भी थर्ड पार्टी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो रहा होता है उसके थ्रू कॉल आता है। ठीक है। तो मेरे पास जब कॉल आया था तो इंटरव्यू अरेंज किया था उन्होंने, मैंने शायद 2 या 3 दिन बाद ही अरेंज करवा लिया था। ठीक है। और वो आपको टाइम शेड्यूल देते हैं कि उनके पास ये सारे टाइम पीरियड्स हैं, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हो। ठीक है। और फिर जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल आता है तो इंटरव्यू शेड्यूल के बाद फिर स्टार्ट होता है। और जो भी मेरे राउंड्स हुए थे, तो मैं टोटल राउंड्स बता देता हूँ। टोटल 5 राउंड्स हुए थे। ठीक है। टोटल 5 राउंड्स में से ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 के 5 ही टेक्निकल राउंड्स थे। तो मैं आपको एक एक करके सारे राउंड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मतलब मैं अब ऐसे नहीं करूँगा कि सारे का आपको बताऊँगा कि अभी किस में क्या पूछा गया, किस में क्या पूछा गया। मैं आपको सम बता देता हूँ कि सभी राउंड्स मिला के मेरे से जनरली क्या पूछा गया था। ठीक है। और तो उसमें बेसिकली ये था कि सबसे पहले तो जितने भी राउंड्स होते हैं, मेरे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि 5 राउंड हुए थे। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 3 जगह से कॉल आए थे। मतलब क्योंकि सोप्रा जितनी जगह है, हो सकता है आपके पास कहीं से भी कॉल आ सकता है। तो मेरे पास जो जनरली कॉल्स आए थे वो साउथ साइड से भी आए थे और नोएडा कैंपस वाले सेक्शन से भी आए थे। तो मेरे पास और शायद एक जगह और से आए थे, मेरे को याद नहीं है। तो मेरे पास 3 जगह से शायद मेरे इंटरव्यूज़ अलग अलग सिटी से कंडक्ट हुए थे, अलग अलग लोगों ने लिए थे। ठीक है। तो टोटल ऐसे 5 राउंड हुए थे, शायद 2 नोएडा के थे और शायद ऐसे मुझे ध्यान नहीं है इस वक्त। लेकिन टोटल मिला के इस तरीके से आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है उससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो वो आपके बारे में पूछते हैं और आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो आपने अभी तक काम किया है वो सब आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो वो सब आप बता दोगे। और मेक श्योर कि जब भी आप अपने टेक्निकल स्किल में अपना लास्ट प्रोजेक्ट बताते हो, तो वही प्रोजेक्ट बताना जो कि आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है। और आपने अपने रिज्यूम में भी वही मेंशन किया हो। ठीक है। मतलब उसी हिसाब से अपना रिज्यूम सेट करना और उसी के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ लेना। आफ्टर दैट क्या होता है कि जब आप अपना स्पेसिफिकेशन बताए तो सब कुछ अपने का टेक्निकल नॉलेज, देन वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्योंकि आप इतनी हायर पोजीशन के लिए जा रहे हो, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि वो कोड जावा से इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। तो उनको बेसिकली क्या होता है, वो पहले सारा जितना मेरे से पूछा गया था शायद, तो मेरे से बेसिकली क्या हुआ था कि
उन्होंने सारा स्प्रिंग पूछा था, ठीक है। स्प्रिंग बूट कैसे प्रॉपरली काम करता है, कैसे एक रेस्ट एपीआई को बनाया जाता है, कैसे क्या कंट्रोलर्स होते हैं, रेस्ट कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो भी आप अगर आप हाइबरनेट यूज़ करते हो तो आपको पूरा हाइबरनेट पता होना चाहिए, जितने भी 1-to-1 मैनी-टू-1 ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और साथ में आपको डेटा जेपीए अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से कई बार क्वेश्चंस पूछे थे जेपीए को लेके, स्प्रिंग बूट्स को लेके, स्प्रिंग एमवीसीज़ को लेके, ठीक है। तो आपको स्प्रिंग एमवीसी अच्छे से पढ़ लेना है, अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो स्प्रिंग बूट हो गया, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। और एक बात ध्यान रखना कि वो रिस्पॉन्स एंटिटी के बारे में ज़रूर पूछते हैं, जो मेरे से पूछा गया था। मोस्टली 5 जब इंटरव्यू थे तो उनमें से ऑलमोस्ट 3 में मेरे से पूछा गया था कि जब भी आप सपोज़ आप रेस्ट एपीआई बना रहे हो और वहाँ पे पोस्ट की कॉल है, गेट की कॉल है, पुट की कॉल है, ठीक है, पैच की कॉल है, तो जब भी आप इस टाइप की कॉल्स बनाते हो, रिस्पॉन्स टाइप बनाते हो, तो किस रिस्पॉन्स टाइम में किस टाइप का आपको स्टेटस HTTP स्टेटस भेजना होता है, ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ लो, आपको याद रहना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि सारा स्प्रिंग आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन इतना इस लेवल पे पूछ लेते हैं कि एक बंदे को आइडिया हो कि हाँ इस बंदे ने काम किया हुआ है, तो वो उसको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्प्रिंग पूरा पूछ लेते हैं, हाइबरनेट पूछ लेते हैं, और उसके बाद जब ये सब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हो। फॉर एग्जांपल कि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है तो आप कैसे उसका एरर्स मेंटेन करते हो, कैसे सारे मैसेजेस लॉग मेंटेन्स करते हो, तो आपको यह पता होना चाहिए। लाइक स्क्रम प्रोसेस आप फॉलो किया होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट होती है ऐसी कि आपने जीरा या फिर और अदर जैसे टूल्स हैं तो वो सब आपको आने चाहिए यूज़ करना, कोई भी एक आना चाहिए जिस पर आपने कभी काम किया हो, तो वो सब आना चाहिए, ठीक है। और वो साथ में ये भी पूछते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टीज़ फाइल में हो और प्रॉपर्टीज़ फाइल में मल्टीपल डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम एक स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे कर लेते हैं ना कि अलग अलग प्रोफाइल बना लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ फाइल बना लो या एक ही प्रॉपर्टीज़ फाइल में मल्टीपल सेक्शन बना लो, इट्स अप टू यू। तो ये सब भी पूछा जाता है वहाँ पे क्लियरली। और जहाँ तक मुझे याद है शायद उन्होंने मेरे से एक चीज़ और पूछा था कि जो स्प्रिंग हमारे पास सेक्शन होता है, स्प्रिंग में क्या होता है, एक जगह ये भी ऑप्शन आता है कि कब आप लाइक स्प्रिंग बूट्स जो होते हैं, स्प्रिंग बूट में जो उसकी मेन फाइल होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट की मेन फाइल्स के अंदर कौन कौन से एनोटेशंस डिफाइन हैं उस एक एनोटेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सब भी पूछा जाता है, तो ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से। और जब उनका आई थिंक यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है, फिर आप वो पूछते हैं कि आप अपने कोड को कैसे पुश करते हो कहीं पे, ठीक है। तो आपको जेनकिंस या फिर कोई भी CI/CD टूल अच्छे से आना चाहिए, और अच्छे से नहीं आता है तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे पुश करते हैं, कैसे पाइपलाइन में चीज़ें डालते हैं, या आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर पाओ। और जहाँ तक मुझे याद है शायद में उन्होंने आपको गिट या फिर SVN दोनों में से कोई एक तो आना ही चाहिए अच्छे से। अगर आपको नहीं आता है तो थ्योरेटिकली आप एटलीस्ट पढ़ लो कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ताकि उनको इतना आइडिया हो कि हाँ अगर इसने काम नहीं किया है तो उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो ईजिली सीख सकता है, ठीक है। पर आप इतने हायर पोजीशन के अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना आना ही चाहिए। और साथ में ये सब भी हो जाता है तो वो साथ में पूछते हैं कि API के डॉक्यूमेंटेशंस कैसे मेंटेन करते हो, तो स्वैगर्स है, हम स्वैगर्स यूज़ करते हैं, तो मोस्टली स्वैगर यूज़ करते हैं, तो आपको स्वैगर भी आना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है जब ये सब कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद वो पूछते हैं कि फिर कलेक्शंस, जावा कलेक्शन से बेसिकली सारे कलेक्शंस पूछे जाते हैं, पूरे मतलब एरे लिस्ट, जावा लिस्ट, मतलब आई मीन एरे लिस्ट पूछा जाता है कम्प्लीटली। एंड साथ में आपसे पूछा जाएगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। और मतलब पूरी कलेक्शंस की जो लाइफ साइकिल्स होती है, ये सब भी लाइफ साइकिल्स बोलो या फिर आप समझ लो कि जो उसका आर्किटेक्चर है, लाइक उसमें क्यूज़ होते हैं, स्टैक होते हैं, और मैप्स, ये सब, या सेट्स कंट्रोल कर लो, ये सभी ऑलमोस्ट सब कुछ ही पूछ लेते हैं वो, ठीक है। हैश मैप की वर्किंग तो ऑलमोस्ट समझ लो कि पूछा ही पूछा था हर बंदे ने ऑलमोस्ट मेरे से। एंड इसके अलावा और मेरे से जो पूछा गया था, हाँ इसके अलावा आपका मेमोरी मैनेजमेंट का सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और गार्बेज कलेक्शंस वो ज़रूर पूछते हैं आपसे, गार्बेज कलेक्शन पे कैसे आपने अच्छे से काम किया, और गार्बेज कलेक्शन एक्चुअली में करता क्या है। जैसे हमको पता है फाइनलाइज जो होता है, फाइनलाइज का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है गार्बेज कलेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फाइनलाइज ट्राई कैच जो फाइनलाइज सेक्शन होता है वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है।
तो जैसे अब हमको पता है अभी नए नए जावा 18 में फाइनलाइज का सेक्शन एकदम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर हो सकता है अगर आपका अपकमिंग इंटरव्यू हो तो अगर आप जावा 18 के बारे में जानते हो तो उनको बता देना कि गार्बेज कलेक्शन अब ज़्यादा इजी हो गया है, ज़्यादा इजी हो गया मतलब फाइनलाइज ख़त्म कर दिया है, तो और अच्छे से मैनेज करेगा वो चीज़ों को। एंड और मैं क्या बताऊँ आपको इसमें, और इसमें ये है कि जब आप किससे आपका को कलेक्शंस का पार्ट कंप्लीट हो जाता है फिर वो मेमोरी मैनेजमेंट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए कि जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं साथ में, जब भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू चली जाती हैं तो कैसे वैल्यू एक दूसरे ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेक श्योर मेमोरी मैनेजमेंट भी पढ़ लेना आप। एंड आई थिंक कलेक्शन हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया। हाँ, एक्सेप्शन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं, थ्रोएबल्स ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है अगर आप रेस्ट एपीआई बनाते हो तो जो पोजो क्लास, रिपोजिटरी क्लास जिसे हम डाओ भी बोल देते हैं, और आपको सर्विस क्लास और कंट्रोलर क्लास एकदम अच्छे से आइडिया होना चाहिए इनका, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है कि हाँ, इसके बाद आई थिंक वो शायद जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मेरे से पूछे थे कि जब आप जैसे टीएल के लिए आओगे आप पोजीशन पे, तो ऑब्वियस है कि अगर आप टीएल पे आओगे तो या तो आपको टीम को लीड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कभी शायद आपका इंटरेक्शन किसी क्लाइंट से हो जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है एक सिनेरियोज़। तो उस सिनेरियोज़ में आपसे पूछ लेते हैं कि आप अपनी टेक्निकल लीड्स में आप कैसे अपनी टीम को मैनेज करते हो, ठीक है, किस तरह अगर आपके पास कोई इशू आता है तो कैसे आप कंट्रोल करोगे, ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है। और अगर मैं लास्ट राउंड की बात करूं, जो लास्ट राउंड था, जो 5th राउंड था, मतलब सारे राउंड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट टेक्निकल ही होते हैं, मेरे तो टेक्निकली हुए थे सारे राउंड। उसके बाद जो 5th राउंड था वो मैनेजर राउंड था। मैनेजर राउंड में बेसिकली वो राउंड था मेरे लिए जिस मैनेजर के अंडर मेरे को जाना था, ठीक है, जो 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 मैनेजर था जो मेरे को प्रोजेक्ट असाइन होने वाला था, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं हायर हो रहा था, उसका मैनेजर मेरा लास्ट इंटरव्यू लेता है। तो वो भी बेसिकली वो ज़्यादा कुछ इतना तिकड़म नहीं पूछता है, वो भी बस नॉर्मल बेसिक बेसिक चीज़ पूछता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट का काम कुछ और हो, लेकिन वो सब नॉलेज ले लेता है कि हो सकता है कि शायद आपको पता हो, तो वो उसके लिए बेटर रहता है। लेकिन जैसे मान लो कि वहाँ जाके शायद आप किसी स्प्रिंग में ही शायद आपने सिर्फ स्प्रिंग बूट ही पे काम किया हो, स्प्रिंग एमवीसी पे कभी काम ही ना किया हो, तो हो सकता है वहाँ पे स्प्रिंग एमवीसी पे काम करना पड़ जाए। लेकिन वो बंदा आपसे जनरली फिर पूछ लेगा कि ये आपको आता है, ये आपको आता है, आप कैसे कैसे काम करते हो, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन वो भी पूछेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो इतना डीप जाता है बंदा जैसे अदर टेक्निकल इंटरव्यू वाले जाते हैं। वो जस्ट जनरली ऊपर ऊपर से आपसे सब चीज़ें पूछ लेता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पूछ लेता है कि सारे उप्स के कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, कलेक्शंस पूछ लेगा, और हैश मैप की वर्किंग पूछ लेगा, और बेसिकली ऊपर ऊपर से स्प्रिंग और ये सब पूछ लेता है। मेरे हिसाब से शायद मैनेजर राउंड बेसिकली इतना टेक्निकल नहीं लेते हैं वो लोग, बाकी क्योंकि ऑलरेडी उसको पता होता है, ऑलरेडी 4 राउंड क्लियर करके आया, तो आई थिंक इतना डीप वो इसलिए भी नहीं पूछते होंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे हर राउंड में लगभग एक राउंड क्लियर होने के बाद दूसरे राउंड के लिए शायद 1 या 2 दिन का गैप था, सारे राउंड कॉन्टीन्यूसली हुए थे। और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है, जब मेरा 5th राउंड क्लियर हो गया था, तो आई थिंक 3 या 4 दिन बाद ही वहाँ से मेरे पास कॉल आ गया था, ठीक है। उस कॉल आने के बाद जो भी आपका सैलरी का सेक्शन होता है वो आप डिस्कस कर सकते हो उनसे, ठीक है। देखो सैलरी क्योंकि आपको इनिशियल लेवल पे ही आपको अप्लाई कर देते हो, अब बता देते हो कि इतनी है, तो एज़ पर दैट वो जो भी हाइक होता है वो देते हैं। और आप जब सेलेक्ट हो रहे हो, मतलब आप अपने एक्सपेक्टेशन सैलरी उनको ऑलरेडी बता देते हो। सपोज़ आपकी 10 थी, आपने बोल दिया कि मेरे को 14 चाहिए, ठीक है, तो उस वक्त बता देते हैं। तो जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी वो 14 कर देते हैं, ठीक है। इस बारे में मेरे सामने जहाँ तक मुझे लगता है इस बारे में शायद आपसे कोई क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होती है बाद में कि सैलरी नेगोशिएशन नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बता देते हो कि इतनी है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको उतनी ऑलरेडी मिल जाती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप ऐसे करते हो कि एक जगह इंटरव्यू देते हो, दूसरी जगह इंटरव्यू देते हो, ठीक है, तो मतलब होता है ना कि एक जगह से सिलेक्ट होकर उसको बोल देते हैं कि मेरे को इतना का पैकेज मिला है तो आप इतना कर सकते हो, तो बता दीजिए। ये आप डिस्कस कर सकते हो उनसे, अगर उनके अंडर में होता है तो वो कर देते हैं, अदरवाइज़
फिर आपको डिसाइड करना होता है कि उसी पे जो भी वो पैकेज दे रहे हैं उस पर ज्वाइन करना है, आपको अदर जगह जाना है, ठीक है। ये सारा होता है बेसिकली, इतना सा पूछते हैं। तो मैं अगर सम अप कर दूं तो आपको जावा में बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। कलेक्शंस और कलेक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्री सेट भी वहाँ पे होता है, स्टैक क्यूज़ ये सब कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको हैश मैप की वर्किंग तो मैंडेटरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कैसे हैश मैप वर्क करती है, क्योंकि मोस्टली हम लोग मैप का यूज़ कर रहे होते हैं। एंड हाँ, मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया कि जावा 8 में आपको जावा 8 अच्छे से आनी ही चाहिए। और जावा 8 में उन्होंने जो मेरे से चीज़ें पूछी थी उसमें ऑप्शनल थी, ठीक है, ऑप्शनल जो क्लासेस आ गई है। और ऑप्शनल क्लास बहुत हेल्पफुल होती है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ऑप्शनल क्लास पूछे जाते हैं और ऑप्शनल में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे किस तरीके के, कि सपोज़ आपको बोल दिया कि एक सपोज़ कि आपको सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालनी है ऑप्शनल का यूज़ करके, और सॉरी ऑप्शनल का यूज़ करके कह रहा हूँ, सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालनी है आपको स्ट्रीम्स यूज़ करके, स्ट्रीम एपीआईज। तो जावा में हमको पता है कि जावा 8 में स्ट्रीम एपीआई का यूज़ हम करते हैं। तो स्ट्रीम एपीआई के थ्रू आप सेकंड लार्जेस्ट सैलरी कैसे निकालोगे, लार्जेस्ट सैलरी कैसे निकालोगे, ठीक है, ये सब भी वहाँ पे बहुत, ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है। स्ट्रीम एपीआई से ऑप्शनल क्लास, लैम्डा एक्सप्रेशन, ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन का ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताया था जो उन्होंने मेरे से पूछा था कि सपोज़ मैं एक जावा 7 पे स्विच होता हूँ और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मेरा जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, और एक फिर मेरे मेथड का नाम है, एंड जो मेरा फिर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ कोई भी दो, और ठीक है, इसका ये एक मेथड है। और इस मेथड का आप लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर के साथ और रिटर्न टाइप के साथ कैसे बनाते हैं, विदाउट इसके कैसे बनाते हैं, ये भी सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जावा 8 से लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, स्ट्रीम एपीआई हो गए और ऑप्शनल क्लासेस हो गई, ठीक है। अगर सिर्फ आप जावा 8 तक ही काम करते हो तो ठीक है। तो जैसे हम लोग 11 पे भी काम करते हैं, 17 पे भी काम करते हैं, तो या अब इट्स अप टू यू कि जहाँ तक आप उनको बोलोगे कि हाँ मुझे यहाँ तक आता है। पर 8 तो मैंडेटरी है, उसके बाद हो सकता है कि ऑप्शन हो जाए। पर मेरे केस में तो 11 तक भी पूछा गया था, ठीक है। तो मुझे इतना कोई इशू नहीं था क्योंकि मैं जनरली काम करता ही हूँ, तो मेरे को कोई इतना दिक्कत नहीं था। तो जावा 8 से ये 3 ऑप्शंस हो गए, और फिर कलेक्शन और ओप्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, एंड हैश मैप की वर्किंग अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर आप जैसे स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमएससी एकदम क्लियर हो जाने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट आपको, उसके बहुत ही इंटरनली डीप नहीं जाना है, लेकिन ओवरव्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सॉरी। और अगर आप एपीआईज बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एपीआई का प्रोसेस क्या होता है और पैच कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि पैच बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है एपीआईज के टाइम पे, ठीक है। तो पैच आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। और ये होना चाहिए आपकी हाइबरनेट्स आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो हाइबरनेट्स है ना काफ़ी चीज़ें पूछ लेते हैं, लोड ये सब लोड वोड ये सब पूछ लेते हैं वो लोग। एंड और जहाँ तक मुझे ध्यान है हाँ, और यही सब डॉकर मैंने आपको बता दिया। डॉकर अगर आपको आता है और डॉकर और कुबरनेट तो वेल एंड गुड है, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रेफरेंस देते हैं जिस बंदे को डॉकर और कुबरनेट ये सब आता है और स्प्रिंग और क्लाउड्स पर उसने काम किया, लगे एडब्ल्यूएस पे उसने काम किया है तो भी उसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एडब्ल्यूएस पे कभी काम नहीं किया था, पर मैं स्प्रिंग क्लाउड पे काम करता था और डॉकर वॉकर ये सब मेरे को आता था ऑलरेडी, तो इसका भी इशू नहीं था। तो ये सब पता था, तो इतना भी कोई इशू नहीं था। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि डॉकर कुबरनेट और कोई भी एक क्लाउड सर्वर्स एंड साथ में स्प्रिंग क्लाउड भी आपको आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आई थिंक बस यही सब पूछते हैं। मेरे को इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ लगा नहीं है कि किसी ने कुछ और पूछा हो। और डॉक्यूमेंटेशन कैसे मैंडेट करते हैं, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे मल्टीपल डेटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं एक ऑन कर रहा हूँ एक ऑफ़ कर रहा हूँ तो भी हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि लाइक अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है और मैं अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करने वाला हूँ, लाइक एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप बार बार तो कनेक्शन फाइल लिखोगे नहीं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ फाइल में। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, एक आपको मेन फाइल बना लो, उसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ फाइल बना लो, तो इस तरीके से आप कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ही यही सब पूछा जाता है जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे केस में तो यही पूछा गया था, और बाकी जिन लोगों से पूछा गया होगा शायद वो लोगों के भी आप इंटरव्यूज़ चेक कर सकते हो। तो मेरे से ये सब पूछा गया था। एंड आफ्टर सिलेक्शन, सेलेक्ट होने के बाद आप 3-4 दिन में आपका सारा सीन ख़त्म हो जाता है।
जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो, सेलेक्ट होने के बाद ही जो मेन जो एचआर होता है कॉन्टीन्यूसली वो तो आपके कनेक्शन में कॉन्टीन्यूसली होता है, ठीक है। एचआर नहीं, बेसिकली रिक्रूटर जो होता है आपका वो आपके कनेक्शन में कॉन्टीन्यूसली होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपको एक मेल भेज देता है कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए, और उसके बाद आपका सैलरी स्ट्रक्चर आपको भेज देगा, शायद 1-2 दिन में ही आपको मिल जाता है पूरा सैलरी का स्लिप विप सब। और फिर उसके बाद जो भी फिर जो भी ज्वाइनिंग डेट, जो भी आपका ज्वाइनिंग डेट होगा, ठीक है, जो भी आप उनको बोलोगे मैं इस दिन से ज्वाइन कर सकता हूँ, तो उस दिन आपका ज्वाइनिंग डेट होता है। ज्वाइनिंग डेट में जस्ट आपको क्या करना होता है कि सुबह एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं, अरे टीममेट नहीं, वो करते हैं ना ज्वाइनिंग सेशन नहीं, ऑन बोर्डिंग, हाँ। सो फिर जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, सो ठीक है, जिस दिन ज्वाइनिंग होती है, जिस टाइम पे ज्वाइनिंग होती है, तो उस दिन उसको ऑन बोर्डिंग सेशन बोलते हैं। तो आपको ऑन बोर्डिंग सेशन में ऑनलाइन जाना होता है, वहाँ पे एचआर आती है, वो आपसे पूछती है कि कैसा रहा आपको, क्यों आपको सोपरा क्यों ज्वाइन करना था, ये सब क्वेश्चन, मतलब वो बेसिक बड़ी थोड़ी देर का प्रोसेस होता है, वो सब क्लियर हो जाता है उसमें। बस आपको ये बोल देगी आपको डॉक्यूमेंट इस वाली मेल आईडी पे सेंड करने होते हैं, तो वो आपको वो डॉक्यूमेंट सारे सेंड करने होते हैं। एंड डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आपका जो मैनेजर होता है, आपके नंबर सब शेयर हो जाते हैं उसी ऑनबोर्डिंग के टाइम पे ही। फिर आपकी और आपके मैनेजर की जो भी बात होती है वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आपको प्रोजेक्ट वैसे असाइन होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट असाइनिंग, फिर बाकी की जो चीज़ें हैं ना, प्रोजेक्ट असाइनिंग का काम और ये सब, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हैं वहाँ पे, इतना इजी नहीं है चीज़ों को एकदम ही समझ लेना। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है, और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि एकदम हैक्टिक है। क्योंकि जैसे अभी मैं भी अब तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ लेकिन कुछ मंथ हो गए, तो ऑलमोस्ट कुछ मंथ में मेरे को ऐसा लगता भी नहीं कि इतना कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर क्या, ऑलमोस्ट नील प्रेशर होता है। तो आप बहुत ही आराम से अपने काम को कर सकते हो और अपनी लाइफ को नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे तरह से एंजॉय कर सकते हो अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, एज़ पर माई ओपिनियन, जो अभी तक मेरे को फील हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक इतना इनफ है, अभी जो भी था। बाकी जो भी आने वाली इस वीडियोस हैं उसमें मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे प्रोसेस है, कैसे प्रोजेक्ट असाइन होता है, और अगर आपको शुरू में प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है तो आप जब बेंच पे चले जाते हो तो कैसे आपके इंटरव्यू आपको प्रोजेक्ट असाइन होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको मैं इंटरनली चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कैसे अटेंडेंस और ये सब सारा प्रोसेस, लीव का, ये सब मैं आपको समझा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, तो चलिए, थैंक यू।